नमस्ते, मेरा नाम हरप्रीत कौर माथुर है। मैं नोएडा शहर की रहने वाली हूँ और मेरी परवरिश दिल्ली में हुई है। मैं पैदा भी दिल्ली में हुई हूँ, स्कूलिंग दिल्ली में हुई है, कॉलेज भी दिल्ली से हुआ है। फादर फैमिली पंजाब होशियारपुर से बिलोंग करते थे और मदर फैमिली मेरी कश्मीरी सिख परिवार से बिलोंग करते थे। और मेरी सारी स्कूलिंग, कॉलेज, पढ़ाई सब दिल्ली में हुआ है। स्कूलिंग और कॉलेज करने के बाद फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी। 3 साल तक मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली, जो मेरे लिए एक ड्रीम जॉब थी। मैं बहुत खुश थी अपनी उस जॉब से। उसी जॉब में जो मेरे हस्बैंड हैं नितिन माथुर, वहाँ उनके साथ हम दोनों का अफेयर स्टार्ट हुआ। फिर 1.5 साल में हम लोगों की शादी हो गई। वो एक राजस्थानी परिवार से बिलोंग करते हैं और मैं सिख परिवार से। हमारी इंटर रिलीजन मैरिज थी और मैरिज में भी काफ़ी, शादी के बाद काफ़ी उतार चढ़ाव आए। उसके बाद फिर मैंने शादी के बाद फिर से एक आईटी कंपनी ज्वाइन करी। वो भी बहुत अच्छी जॉब चल रही थी। फिर अचानक से 2014 में पता चला कि मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है। तो फिर मुझे अपनी जॉब के लिए मुझे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा, और वो भी उस टाइम पे जब मेरा प्रमोशन लेटर रेडी था ऑफिस में। तो मुझे मैनेजमेंट ने काफ़ी मना किया कि मत छोड़ो, तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, लेटर पड़ा है तुम्हारे सामने। बट वो एक शायद मुझे सेक्रीफाइस करना ही था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ को घर पे देखने के लिए कोई भी नहीं था। शी वॉज बेड रिडन। उनको ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने बेड रिडन होने के लिए बोल दिया था। फिर उसके बाद काफ़ी उनका सब कुछ करने के बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। और कुछ बच्चा होने के कुछ 2 साल बाद आई लॉस्ट माई फादर, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था, डिप्रेशन का रीज़न था। 1 साल तक मैं काफ़ी डिप्रेशन में रही। फिर उसके बाद थोड़ा सा उससे ओवरकम हुई। तो उसके बाद 2 साल बाद फिर से हमें पता चला कि हमारे फादर इन लॉ को भी कैंसर हो गया, और वो भी लास्ट स्टेज पे पता चला कि कैंसर है। तो लाइफ के जो 6 साल थे, जो मैं अपना करियर बना सकती थी या कुछ कर सकती थी, वो सब मेरा ऐसे ही फैमिली में ही सब निकल गया, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही निकल गया। फिर एक दिन सोचा कि चलो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। मैंने घर से बिज़नेस स्टार्ट किया। वो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। उसी बिज़नेस के बाद ही हमें पता चला कि 2018 की बात है, 2018 में पता चला कि फादर इन लॉ को कैंसर हो गया। तो भी मैं अब वो भी ये कि वो जयपुर में रहते थे ट्रीटमेंट के लिए, पहले मदर इन लॉ के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया जाया करते थे। फिर उसके बाद फादर इन लॉ का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। 4 महीने उनका ट्रीटमेंट चला। मैंने अपना बिज़नेस फिर से बंद कर दिया, बिज़नेस स्टॉप कर दिया अपना। एक छोटे बच्चे के साथ दो दो कैंसर पेशेंट घर में होना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को संभालने में। तो लेकिन 5 महीने में फादर इन लॉ भी एक्सपायर हो गए। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी, क्योंकि मैं उनके काफ़ी क्लोज थी अपने फादर इन लॉ के। और उसके बाद कुछ एक दिन फिर मुझे फादर इन लॉ का इनफैक्ट ट्रीटमेंट चल ही रहा था। उनके एक्सपायर होने से पहले मुझे ऐसे ही फेसबुक पे मैंने ऐड देखा मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन का, जो ग्लैमर गुड़गांव की तरफ से होने वाला था 2018 में। तो मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया था। तो फिर रजिस्ट्रेशन करा दिया, लेकिन उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन कराया उसी महीने मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। तो काफ़ी इस चीज़ से मैं टेंशन में थी कि मुझे पता नहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और हस्बैंड के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम किसी से बात मत करो इस बारे में, लेकिन हाँ अगर ऑडिशन के लिए जाना है तो तुम जा सकती हो। तो फिर हम लोग सब जयपुर में ही थे। 2018 में की बात है। वहाँ से सारे रिचुअल्स उनके फादर इन लॉ के करके हम लोग वापस आए। और फिर जुलाई में मैंने वो ऑडिशंस दिए थे मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन के। ऑडिशन के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, और ऑर्गेनाइज़र उनके मिस्टर अभिषेक नांगिया और बरखा नांगिया ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया था सितंबर 2018 में। फिर हमें 5 दिन के लिए वहाँ हयात होटल में हमारा स्टे था, जहाँ 5 दिन की ग्रूमिंग हुई। फिर उसके बाद फिनाले हमारा लीला में हुआ।
और इस इवेंट के लिए काफ़ी सोचा कि करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनकी जो फ़ीस थी काफ़ी हाई थी, 75,000 रुपीज़ मैंने पे किए थे। और एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी दिखती थी या बहुत प्रोफेशनल थी, बट हाँ, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी उस टाइम पे। और उस 5 दिन के इवेंट ने काफ़ी मुझे चेंज कर दिया, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ 5 दिन। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मैं जीत नहीं पाई तो मैंने कुछ सीखा नहीं, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से। इनफैक्ट वो मेरा फर्स्ट इवेंट था जिसने मुझे लाइफ में काफ़ी कुछ सिखाया, आगे काफ़ी मोटिवेट किया कुछ करने के लिए। और फिर मैंने उसी इवेंट के बाद बस धीरे धीरे अपने आप को और रेडी करती गई, अपने आप को और ग्रूम करती गई, स्टडीज़ वापस से कंटिन्यू करी मैंने अपनी। और फिर उसके बाद दिसंबर में एक और इवेंट किया था, मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ आर्ट्स का। उसकी भी फ़ीस कुछ ऐसी थी, 35,000। लेकिन उस इवेंट में शायद मैं यही कहूँगी कि वो इवेंट मेरी गलती थी, जहाँ मैंने कभी कुछ ऐसा कुछ बड़ा सीखा नहीं। लेकिन हाँ, ठीक है, इवेंट था, हर चीज़ से कुछ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ ना कुछ वो आपको सिखा कर जाता ही है। लेकिन हाँ, कुछ लाइफ एक्सपीरियंस वो मुझे देकर गया। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी मुझे ग्रूमिंग मिली उससे, लेकिन हाँ, वो मुझे लाइफ एक्सपीरियंस देकर गया वो इवेंट। तो उस इवेंट में मुझे मिसेस इंडिया फेस ऑफ नोएडा का टाइटल मिला। वो इवेंट जो था वो जयपुर में हुआ था। फेस ऑफ नोएडा का मुझे वहाँ टाइटल मिला था। और मिसेस इंडिया ब्यूटीफुल हेयर का वो मेरा दूसरा टाइटल था। वहाँ मुझे 2 टाइटल मिले थे। ब्यूटीफुल हेयर का टाइटल मुझे पहले अपने फर्स्ट ग्लैमर गुड़गांव वाले इवेंट में भी मिला था, और यहाँ भी मुझे दूसरा टाइटल था ये मेरा। और जयपुर में हुआ था। उसके बाद फिर ये हुआ कि कोई इवेंट तो नहीं किया, लेकिन हाँ, काफ़ी लोग मुझे सोशल मीडिया पे अप्रोच करने लगे थे कि जैसे कोई मुझे एज अ ज्यूरी बुलाना चाह रहा था, या कोई मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाना चाह रहा था। तो उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि हाँ, जब आप किसी चीज़ में हम लोग एंट्री करते हैं तो उसकी रियलिटी तभी पता चलती है। तो मुझे भी तभी पता चला कि हाँ, ये जो एज ए ज्यूरी मेंबर बन के जाते हैं या गेस्ट ऑफ ऑनर बन के जाते हैं, वो लोग पैसे चार्ज करते हैं। तो मैंने फर्स्ट एज ए ज्यूरी मेंबर मैंने ये एक इवेंट किया था, वो दिल्ली में ही हुआ था। और इंडिया राइजिंग किड्स और योर फैशन वीक था वो। उस इवेंट में मैं एज ए ज्यूरी बन के गई थी। वो मेरा पहला इवेंट था एज ए ज्यूरी, और वहाँ भी मुझसे चार्जेस तो मांगे गए थे। अब पता नहीं ये सही है कि गलत है, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स का अपना फंडा है कि वो आगे इवेंट कैसे बढ़ाएंगे, उनको भी फंड्स चाहिए होते हैं। तो ये एक गेस्ट ऑफ ऑनर या ज्यूरी के जो चार्जेस लेते हैं, वो एक तरीके से उनके लिए फ़ंड रेज करने का रीज़न है। और उसमें मैंने फ़ंड्स तो नहीं दिए थे, लेकिन हाँ, मेरी एक नोन में एक डिज़ाइनर थी, उनको एक इवेंट चाहिए था दिल्ली में। तो मैंने उन दोनों की आपस में मीटिंग करा दी, तो वो उनके आउटफिट्स वहाँ पे सिलेक्ट हो गए। तो उनके आउटफिट्स उनके मॉडल्स ने पहने थे। तो इसीलिए बस वो उन दोनों का मिलना ये हुआ कि वहाँ मैं एज अ ज्यूरी गई थी। उन्होंने 20,000 रुपीज़ पे किए थे अपने आउटफिट्स वहाँ उस फैशन वीक में उतारने के लिए। और इसलिए फिर उन्होंने मुझे येस किया था कि मैं एज ए ज्यूरी आ सकती हूँ। तो वो मेरा फर्स्ट इवेंट था। उसके बाद फिर काफ़ी शूट्स के लिए भी लोग अप्रोच करते थे, मैम अपनी प्रोफाइल भेज दो, पिक्चर्स भेज दो। कुछ तो ऐसे थे फोटोग्राफर्स जो साफ फ़ोन पे कहते थे कि हमारा ये कॉम्प्रोमाइज़ शूट है, अगर आप रेडी हो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तो ही आपको ये शूट मिलेगा, और शूट के ये चार्जेस रहेंगे, और जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे उसके चार्जेस आपको अलग मिलेंगे। तो ऑब्वियसली हर किसी का एक रूल होता है काम करने का। तो काफ़ी शूट्स के ऑफ़र्स वगैरह आने लगे और काफ़ी लोग अप्रोच करने लगे, जिसमें ज़्यादातर जो मुझे वर्क ऑफर्स जो थे वो कॉम्प्रोमाइज़ वाले थे। कॉम्प्रोमाइज़ में हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज़, चाहे वो फिज़िकली कॉम्प्रोमाइज़ हो, चाहे वो पैसे को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ हो। किसी भी कोई कहता था कि आप पहले इतने पैसे आप पे कर दो, जैसे 15,000 पे कर दो या फिर 20,000 पे कर दो,
फिर हम आगे आपको शूट देंगे, उसके बाद फिर आपको आपके चार्जेस पे किए जाएंगे कंपनी की तरफ से, लेकिन पहले आपको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। और दूसरा रहा फिजिकल कॉम्प्रोमाइज़, तो सभी जानते हैं कि हाँ, पहले मॉडल को जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाता है फिजिकली, और उसके बाद ही उसको कोई काम मिलता है। बट ठीक है, मैं अपने एथिक्स पे काम करती हूँ, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, और जो भी करूँगी, जो मुझे अच्छा लगता है उसी तरीके से काम करूँगी। जो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो मैं नहीं करूँगी, चाहे कोई काम दे चाहे कोई काम ना दे। और इसी तरीके दिल्ली के एक और ऑर्गेनाइज़र से मैं मिली, तो वो दिल्ली में उनका ऑफिस है, वो काफ़ी उन्होंने फ़ैशन शोज़ कराए हैं, ब्यूटी पैजेंट्स कराए हैं, काफ़ी उनसे फ़ोन पे बात होती थी। एक दिन उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, तो मैं दिल्ली उनके ऑफिस रजौरी गार्डन गई थी। तो उन्होंने साफ मुझे कहा मेरा इवेंट होने वाला है मार्च में, मार्च 2019 में इवेंट होने वाला है। मैं शायद फेब 2019 में उनसे मीटिंग के लिए गई थी अपनी एक फ्रेंड के साथ। तो जहाँ उन्होंने मुझे साफ बोला कि अगर आप मुझे 1.5 लाख रुपए पे करते हो तो मैं आपको मेन टाइटल होल्डर बना दूंगा, आपको मैं क्राउन दे दूंगा, मेन क्राउन आपके नाम हो जाएगा। और अगर आप 50,000 पे करते हो तो सेकंड रनर अप, और थोड़ा कम पे करते हो तो थर्ड रनर अप। तो ये चीज़ें काफ़ी थी जो शॉकिंग थी, और सरप्राइज़ थी मैं ये सुनकर कि फर्स्ट मीटिंग में ही उन्होंने मेरे सामने ये पिक्चर क्लियर कर दी। फिर उन्होंने दिखाया भी अपने पहले इवेंट का कि ये हमारी विनर देखो, और मैं वो विनर देख के काफ़ी शॉक थी। उसकी वो लड़की थी जो 5 फीट हाइट थी उसकी, और वो मेन विनर थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ देखी गई है कि इसको क्या सोच के विनर बनाया गया है, ना ये शक्ल से अच्छी है ना इसकी हाइट है। तो उन्होंने साफ मुंह पे मुझे ये बोला, 1.5 लाख रुपए आप दो, मैं आपको भी विनर बना दूंगा, मुझे तो पैसे चाहिए, चाहे वो 1.5 लाख हो चाहे 2 लाख हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अच्छी दिखे चाहे बेकार दिखे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी विनर बने, मुझे सिर्फ अपने इवेंट से मतलब है। तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा मैं आपके इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे कोई पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप एज ए ज्यूरी या कुछ और अगर आपको हो सकता है तो आप मुझे जगह दे सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप मेरे लिए काम कर लो, आप मुझे, और उसमें भी उन्होंने ये कंडीशन रखी कि अगर आप मुझे 5 कंटेस्टेंट लाकर देते हो मेरे इवेंट के लिए, तो मैं आगे आपको एज ए ज्यूरी हायर करूँगा या आपको अपने शो में शो स्टॉपर की जगह दूंगा, अदरवाइज फिर मेरे पास कोई जगह नहीं है आपके लिए। वो काफ़ी क्लियर थे अपनी इन सब बातों के लिए, अपनी कंडीशंस के लिए। बट लेकिन वो काफ़ी एरोगेंट नेचर के थे, जो धीरे धीरे ऑब्वियसली किसी के साथ रहकर बात करके पता चलता है, धीरे धीरे उनका रियल फेस सामने आ रहा था। काफ़ी एरोगेंट थे, अपने आप को काफ़ी वो सुपीरियर समझते थे, बाकी सामने वाला जैसे नौकर है उनका। तो इसी तरीके से उन्होंने मेरे से एक बारी बात करने की कोशिश की, तो मैंने फिर उनके साथ काम करने से मना कर दिया, और उनसे मैं पीछे हट गई। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती हूँ। तो वो काफ़ी इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ थे कि मैंने, क्योंकि हमारी काफ़ी बहस हुई थी और फ़ोन पे मैं, उन्होंने काफ़ी कुछ बोला, फिर मैंने भी काफ़ी कुछ आगे से उनको बातें सुना दी। तो वहाँ हमारा जो भी वर्क रिलेशन था वो वहीं ख़त्म हो गया, आगे हमारा प्रोफेशनल टर्म्स पे काम होना बंद हो गया उनके साथ। तो उसके बाद ये स्टोरी थी। फिर एक दिन मेरे पास एक और कांटेक्ट आया एक लड़के का कि मैं यहाँ रजौरी गार्डन कीर्ति नगर में मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ कास्टिंग करता हूँ अमेज़ॉन प्रिंट शूट्स और फ्लिपकार्ट वगैरह के लिए। और उसके बाद फिर मैंने उससे बात की, काफ़ी उसने काउंसलिंग की मेरी फ़ोन पे। तो काफ़ी मैच्योरिटी के साथ वो लड़का बात करता था कि लगा कि हाँ एक बारी मीटिंग करनी चाहिए। उसने लुक टेस्ट के लिए बुलाया, तो मुझे लगा कि हाँ लुक टेस्ट के लिए बुला रहा है तो हम जा सकते हैं। तो मैं फिर, बट मैं इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट करती नहीं हूँ, बस यही फैक्टर था। लेकिन उसने मुझे बुलाया कि आप ना कीर्ति नगर के मेट्रो स्टेशन पे आना, मैं वहीं पे आपको देख कर वापस चला जाऊँगा। तो थोड़ा मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग था कि ये कौन सा लुक टेस्ट है कि आप मेट्रो स्टेशन पे किसी को बुला रहे हो और वहाँ कैसा लुक टेस्ट। तो फिर ठीक है, मैं लेकिन अपनी मासी को साथ लेकर गई थी।
कि क्योंकि मैं हर किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हूँ, तो अपनी मासी को साथ लेके गई। वहाँ वो मेट्रो स्टेशन के पास आया तो, और उसको देखकर बहुत गुस्सा आया इस चीज़ को कि मैं किसी को साथ लेकर क्यों आई हूँ, तो उसने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया। तो बट ठीक है, उससे बात हुई, वो उसने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया मुझसे बात करने का। तो वो बोला हाँ ठीक है, मैं मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं नोएडा से दिल्ली गई, वहाँ उससे 2 मिनट मिलकर अपनी मासी के साथ ही फिर मासी वापस अपने घर चली गई और मैं वापस नोएडा आ गई। लेकिन उसके बाद उस बंदे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई उसने दोबारा कोई ऐसा नहीं बताया कि हाँ ये मेरे पास शूट है, क्या आप इंटरेस्टेड हो, करोगे। उसके बाद फिर मैंने उससे भी उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ऐसे जो फेक लोग होते हैं वो अपनी कांटेक्ट लिस्ट से मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, मैं आगे उनके साथ कांटेक्ट रखती ही नहीं हूँ आगे। लेकिन मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई, वो लड़के के पास काम कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक टाइम पास था। वो ऐसे ही लड़कियों को बुलाता था, मेट्रो स्टेशन पे मिलता था और उसके बाद मिला और वापस चले गए। मुझे नहीं पता उसका उस दिन क्या सीन उसने बना रखा था, क्योंकि मैं तो अपनी मासी के साथ गई थी, आगे उसने क्या सोच रखा था जो उसका पूरा नहीं हुआ, बाकी वो तो वो जानता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन मेरे पास मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि अगर मेरे पास 15,000 हैं तो क्या मैं उसको दे सकती हूँ। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उसने मुझे कुछ बताया नहीं कि क्यों चाहिए। बट उसने फिर, मैंने तो मना कर दिया उसको पैसे देने से, एकदम से 15,000 रुपये। तो हाँ, उसने पैसे तो अपने ही मांगे थे, क्योंकि मैंने उसके पैसे देने थे इसलिए उसने मुझसे मांगे, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं उसको क्यों चाहिए पैसे। अगले दिन उसने मुझसे कहा कि अपने पिक्चर्स और अपनी प्रोफाइल शेयर कर। मैंने अपने पिक्चर्स और प्रोफाइल शेयर कर दी उसके साथ। वो शेयर करने के बाद उसने बोला कि तेरे पास कॉल आएगा। तो फिर एक बंदे का कॉल आया था मेरे पास, उसने कहा, उसका नाम भानु प्रताप सिंह था। उसने कहा वो मुंबई की एवीएम प्रोडक्शन हाउस से बात कर रहा है और उनके पास जो प्रोजेक्ट आया है वो गुची, उनका क्लाइंट है, गुची का प्रोजेक्ट है उनके पास, जो मॉडल्स को 8-8 लाख 10-10 लाख का पैकेज दे रहा है। 6 महीने का शूट है, 6 महीने का बॉन्ड है, गुड़गांव में किसी होटल में या रिजॉर्ट में शूट होगा। और जो क्लाइंट था उसका नाम था दिनेश ग्रोवर। तो ऐसे ही उस मेरी फ्रेंड, अब मैं वही जैसे मैंने कहा, मैं हर किसी की बातों में नहीं आती हूँ इतनी इजीली, बट मैंने सोचा कि चलो बात करके देखते हैं। बट मैंने पहले कुछ लोगों से बातचीत करी कि क्या ये सच है। उसने जो भानु प्रताप था उसने बोला कि आपको शूट, आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया, आपको शूट से पहले लेकिन 15,000 जमा कराने होंगे, जो हम आपका सिंटा कार्ड बनाएंगे। फ़ोटो शूट के लिए हमें सिंटा कार्ड की ज़रूरत है मुंबई में उनके 2 दिन का ओरिएंटेशन होना था। बट मैंने फिर कुछ लोगों से पहले पता किया यहाँ दिल्ली में, तो मुझे सबने साफ मना कर दिया कि अगर कोई आपसे फ़ोटो शूट के लिए सिंटा कार्ड मांग रहा है तो यानी कि वो फेक है, वो जेन्युइन नहीं है। उसके बाद फिर लेकिन उनके अपने ही कुछ एक्सक्यूज़ेस थे। जो भानु प्रताप मुझे कॉल करता था, उसने कहा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसे सिंटा कार्ड चाहिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो जो मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरा प्रोफाइल आगे शेयर किया था, उसने बहुत सारे लोगों का आगे अपनी जान पहचान में प्रोफाइल शेयर किए, कितने लोगों से 15,000 रुपये सबमिट भी करा दिए। वो खुद उनकी बातों में आ चुकी थी और बाकी लोग जो उसके फ्रेंड सर्कल में मॉडल्स थी, कुछ मेल मॉडल्स थे, कुछ फीमेल मॉडल्स थी, सबने 15,000 जमा करा दिए। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड है जयपुर से ही, वो वहाँ मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो भी एक प्रोडक्शन हाउस में। मैंने फिर उनसे पर्सनली बात की, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में समझाया। उनका नाम भी आदर्श है, वो कास्टिंग डायरेक्टर है मुंबई में। उन्होंने मुझसे सारी डिटेल्स ली, फिर मैंने एवीएम प्रोडक्शन का नाम बताया। उन्होंने वहाँ प्रोडक्शन हाउस में बात करके, उस बंदे से बात करके मुझे क्लियर किया कि एवीएम प्रोडक्शन में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, कोई गुची उनका क्लाइंट नहीं है, और गुची वाले इस तरीके से कास्टिंग एजेंसीज को हायर करके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं, और उनका काम ही एक अलग हाई क्लास लेवल पे काम होता है, वो इस लेवल पे काम नहीं करते हैं। तो मैं उनकी बात समझ गई। ऑब्वियसली अब किसी अपने ने ये बात समझाई थी तो मुझे समझनी थी, और मैंने पैसे देने से उनको मना कर दिया।
तो जो वो भानु प्रताप था उसने बोला ठीक है आपका प्रोफाइल अब रिजेक्ट हो चुका है, तो आपने नहीं पे किए तो कोई बात नहीं। फिर जो दिनेश ग्रोवर जो गुच्ची का क्लाइंट बन के आए थे, फिर उनका कॉल आया मेरे पास, तो फिर उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई। बट उसके बाद फिर मैं बट उनकी बातों में आने वाली नहीं थी, तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास 15,000 नहीं है, मैं नहीं पे कर सकती। फिर उन्होंने कुछ फेक पोस्टर्स बनवाए कि हाँ हमारी ओरिएंटेशन होने वाली है गुड़गांव के एक होटल में 18 मार्च की। पहले तो फेब से स्टार्ट होता होता फिर वो मार्च तक डिले हुआ, फिर धीरे धीरे वो भानु प्रताप खुद भी गायब हो गए, वो जो दिनेश ग्रोवर था वो भी गायब हो गए, दोनों के दोनों बंदे गायब हो गए, उनके फ़ोन बंद हो गए। और मैं अपनी मेरी फ्रेंड बहुत परेशान थी कि वो 15,000 रुपये जमा करा चुकी थी, उसके 15,000 रुपये डूब चुके थे। बहुत से जो मेरी फ्रेंड ने जिन लोगों को आगे पहुंचाया था उनके भी 15,000 रुपये सबसे लेकर पानी हो चुके थे, और वो सब के सब जितने भी लोग थे वो मेरी फ्रेंड के पीछे पड़ गए थे क्योंकि वही सबको लेकर गई थी। तो एंड ऑफ द डे इन लोगों ने फिर बाद में पूरी इंक्वायरी कराई तो पता चला जो वो भानु प्रताप और दिनेश ग्रोवर थे वो दोनों एक ही बंदे थे। वो देसी लैंग्वेज में भानु प्रताप बन के बात करता था और अच्छे से सोफिस्टिकेटेड बन के वो एज अ दिनेश ग्रोवर गुची का क्लाइंट बन के बात करता था। तो बट ये है कि हाँ वो एंड ऑफ द डे फेक निकले, और लकीली मैं बच गई उनको पैसे पे करने से। लेकिन वो काफ़ी लोगों का पैसा लेकर, काफ़ी लोगों के पैसे खाकर एकदम से वैनिश हो गए, और पता भी नहीं चला कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। और आज उन लोगों के सबके नंबर बंद हैं। और कहीं इंक्वायरी करा के काफ़ी डीप इंक्वायरी हुई तो उनका आधार कार्ड सामने आया, तो आधार कार्ड के ऊपर जो दिनेश ग्रोवर की पिक्चर है वो वही इंसान है जो भानु प्रताप है। मतलब कि वो दोनों एक ही इंसान थे जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी वो खुद बन के बात कर रहे थे और वो क्लाइंट बन के भी खुद ही बात कर रहा था। एक ये केस हुआ हमारे साथ। ऐसे ही बस काफ़ी टाइम तक यही सब कुछ चलता रहा, तो इतने अब दिमाग परेशान हो गया कि ऐसे ही चलता रहेगा तो आपका जो सपना है कुछ करने का वो कैसे पूरा होगा, आप कैसे कुछ कर पाओगे। ऐसे ही इनजेन्युइन लोग अगर आपकी लाइफ में आते रहेंगे, ऐसे ही आपको फेक लोग मिलते रहेंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने बोला कि एक ब्यूटी पैजेंट के बारे में फिर से बोला ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं अब मैं कोई ब्यूटी पैजेंट नहीं करूँगी। बट लेकिन एक वो होता ना कि जब आप एक चीज़ में आ जाते हो तो वो फिर जब तक वो पूरी ना हो जाए चीज़ तो आपको लगता है कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए। तो ऐसा ही कि हाँ मिसेस इंडिया बनने का ऑब्वियसली ड्रीम देखकर ही मैंने फर्स्ट ब्यूटी पैजेंट किया था। तो लेकिन वो चीज़ दिमाग में थी कि हाँ एक विनर का क्राउन एक बारी तो पहनना चाहिए। बस इसीलिए फिर मैंने उस ब्यूटी पैजेंट का पहले बहुत अच्छे से, हाँ उनके ऑर्गेनाइज़र को पहले से थोड़ी जान पहचान थी क्योंकि उनका पहले मैंने एक ब्यूटी पैजेंट किया था जो उन्होंने पार्टनरशिप में किया था, लेकिन पार्टनरशिप उनकी ज़्यादा टाइम चली नहीं। फिर उन्होंने अपना पर्सनल किया जिसका नाम उन्होंने रखा टिस्का मिस एंड मिसेस इंडिया। वो उन्होंने पार्टनरशिप में पहले दिसंबर वाला ऑर्गेनाइज़ कराया था, जयपुर वाला। फिर उन्होंने अपना अलग से ब्यूटी पैजेंट किया जो उनका फर्स्ट सीज़न था टिस्का मिस एंड मिसेस इंडिया। वो काफ़ी पहले मैंने देखा कि हाँ उनके काफ़ी इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे लोग थे उनके पास जो आकर जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी, तो बस ट्रेनिंग देने वाले थे वो लोग। यही सोच के फिर मैंने दोबारा से डिसीजन लिया कि हाँ ये वाला ब्यूटी पैजेंट कर सकते हैं, इसमें कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छे लोग होंगे, अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने वो ब्यूटी पैजेंट किया। और हाँ खुद को इतना अच्छे से तैयार करके गई थी चाहे वो टैलेंट राउंड हो, चाहे वो वॉक प्रैक्टिस हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत अच्छे से तैयार किया खुद को, अपने ऊपर वर्कआउट किया, अपनी ग्रूमिंग की अच्छे से, और शायद उसका एडवांस में मेहनत का फल भी मिला मुझे। वहाँ पे टिस्का मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप का टाइटल मिला। और फिर उसके बाद टाइटल मिलने के बाद काफ़ी मतलब कि इतना अच्छे से मेरी लाइफ स्मूथ हो गई, जो इतना सब कुछ फेक लोग आ रहे थे लाइफ में
और फिर उसके बाद ये टिस्का जो ऑर्गेनाइज़ किया था, एक हमारे साथ एसोसिएशन में है मुडाजी प्रोडक्शन हाउस, प्रशांत सर चलाते हैं जिसको, और स्वाति दीक्षित जो इसकी टिस्का की मेन को फाउंडर हैं, अपने ब्रदर के साथ प्रभात दीक्षित के साथ मिलके वो चला रही हैं इस ब्यूटी पैजेंट को। साथ में और भी काफ़ी इवेंट्स करते हैं। ये इवेंट में विनर बनने के बाद थोड़ी सी लाइफ सेटल हुई, कुछ अच्छा काम मिला, जेन्युइन लोगों के साथ काम किया, और लगा कि हाँ अब शायद एक वो जो कंडीशनल वर्क से निकल के आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। जहाँ भी जाना उन्होंने अपनी तरफ से भेजना, अच्छी जगह पे खुद ही सारे शूट्स कराना, खुद ही सब कुछ अरेंज कराना, हमारी ग्रूमिंग पे काम करना हमारे लिए वो, क्योंकि हम लोग 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जो विनर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का है, और उन्हीं के साथ अच्छा चल रहा है अभी तक। और लकीली हाँ, कुछ ऐसे फेक लोगों से अभी थोड़ा सा रिलीफ है कि अब फेक लोग नहीं हैं, जो भी हो रहा है सब कुछ लाइफ में अब जेन्युइन तरीके से हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। और उसके बाद ये हमारा अभी तक चल रहा है, और काफ़ी अच्छा फेम मिला है यहाँ से विनर बनने के बाद, काफ़ी जान पहचान हो गई है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इसके बाद मैं थैंक यू कहना चाहूँगी उसका, तनुज जैन जो एज अ नोन फ्रेंड मिले मुझे, जिन्होंने मुझे बालाजी मीडिया तक पहुँचाया, और फिर अमन मैम और पाली सर को मिलके काफ़ी अच्छा लगा, फैमिलियर हो गए काफ़ी। और अब लग रहा है कि लाइफ में हाँ, आपके अगर आप इंडस्ट्री में आए हो, आपको जेन्युइन लोग मिल रहे हैं, बालाजी मीडिया एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, जेन्युइन प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ के लोग आपको एज अ फैमिली की तरह ही लगेंगे। जो भी इनके साथ जुड़ेगा वो बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह ही जुड़ेगा। और हाँ, थैंक यू सो मच। ये कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में, आई एम ब्लेस्ड कि ये लोग मेरी लाइफ में हैं, मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, और बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है, कुछ जेन्युइन काम करने को मिल रहा है। और जो इंसान काम करना चाहता है, जो प्रोफेशनल है काम करने में, जिसको मन लगता है काम करने, अगर उसको जेन्युइन लोग मिल जाए लाइफ में, सर की तरह, जैसे पाली सर की तरह जैसे अच्छे लोग मिल जाएं, अमन मैम हैं, और टिस्का की मेरी जो फैमिली है, तो इन लोगों के साथ काम करके अब लग रहा है कि हाँ, अब लाइफ एक अच्छे ट्रैक पे चल रही है, अब कुछ शायद लाइफ में गलत नहीं होगा, बाकी अच्छे लोगों के साथ जुड़कर लाइफ अच्छी ही रहती है। और बस अभी तक तो यही हुआ है, लेट्स सी आगे क्या चलता है। होपफुली इन 2 लोगों के साथ जुड़कर लाइफ अच्छी ही रहेगी। थैंक यू।